हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज मैं लेकर आप लोगों के लिए एक और नई मूवी का रिव्यू। और रिव्यू चालू करने से पहले बता दूं कि 14 फरवरी 2025 को दो नई मूवीज रिलीज हुई है थिएटर्स में। और पहली मूवी है हॉलीवुड की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और दूसरी मूवी है छावा जो कि बिलोंग करती है बॉलीवुड से। तो मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, क्योंकि वो मैं देख के आ चुका हूं। और छावा भी देखूंगा और उसका भी रिव्यू लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनको भी आप जानते हो उन सबको बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और साथ ही ये वीडियो पसंद तो आएगी आपको, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ में। और ये वीडियो पूरा देखिएगा आखिर तक, तभी आपको पता चलेगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी कैसी है, मुझे कैसी लगी, आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। और मेरी कोशिश है कि मैं कोई खास स्पॉयलर्स ना दूं, दो छोटे से स्पॉइलर दूंगा मैं इस मूवी के। तो अब शुरू करते हैं जो मूवी के डायरेक्टर है उनसे। तो मूवी को डायरेक्ट किया है जूलियस ओना ने। और साथ ही इस मूवी का जो स्टार कास्ट है, स्टार कास्ट में सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं एंथनी मैकाई, जो एक बार फिर से सैम विल्सन और न्यू कैप्टन अमेरिका के रोल में है। और इसी के साथ हमें जो कास्टिंग है उसमें हैरिसन फोर्ड दिखते हैं जनरल रॉस या फिर प्रेसिडेंट रॉस के रोल में। और साथ ही वही बने हैं रेड हल्क भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हैरिसन फोर्ड को क्यों रिकास्ट किया गया एज जनरल रॉस। तो बता दूं कि विलियम हर्ट इससे पहले अभी तक मार्वल्स की एमसीयू में जो रॉस का कैरेक्टर है, जनरल रॉस का कैरेक्टर, वो प्ले करते आए हैं द इनक्रेडिबल हल्क से लेके लेटेस्ट जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थे वहां तक। लेकिन उनकी हो गई है डेथ मार्च 2022 में, और इसके लिए एमसीयू वालों को रिकास्टिंग करनी पड़ी इस कैरेक्टर को। इसीलिए हैरिसन फोर्ड हमें दिख रहे हैं जनरल रॉस या रेड हल के कैरेक्टर में। इसी के साथ जो एडिशनल स्टार कास्ट है इस मूवी की, ये तो दोनों हो गए मेन कैरेक्टर्स। इनके अलावा हमें डेनी रामिरेज जो है वो न्यू फैल्कन के रोल में दिखेंगे। और इसी के साथ सीरा हास जो है वो रूट के रोल में दिख रही है, जो कि एक एक्स ब्लैक विडो है। साथ ही हमें दिख रहे हैं कार्ल लम्बली, जो कि आइजिया ब्रेडली के रोल में एक बार फिर से दिखेंगे। इससे पहले वो फैल्कन एंड द विल्टर सोल्जर की जो सीरीज आई थी उसमें आइजिया ब्रेडली के रोल में दिखे थे। और वो जो है वो भी एक कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं। साथ में हमें जियान कार्लो एस्पोसिटो भी दिखते हैं मूवी में, जो कि साइड विंडर के रोल में है, जो कि सरपेंट सोसाइटी का लीडर है, यानी कि विलन के ही एक रोल है उनका भी। इसी के साथ में हमें टिम ब्रैक नेल्सन एक बार फिर से डॉक्टर स्टर्न्स यानी कि डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स के रोल में दिख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने द इनक्रेडिबल हल्क देखा होगा तो वहां पे उन्होंने डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स का रोल किया था। साल 2008 में आई थी ये मूवी। तो आप समझ गए होंगे कि इस मूवी को यानी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को द इनक्रेडिबल हल्क से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। और साथ ही मूवी में है जोसा रॉकमोर, जो कि एजेंट टाइलर के रोल में है। और ये जो है ये सैम विल्सन के एक फ्रेंड भी है। और ये प्रेसिडेंट रॉस जो है उनकी सिक्योरिटी में भी है। तो अच्छा लगा है मुझे ओवरऑल जो स्टार कास्टिंग दिखाया गया है मूवी का उसको देख के। अब बात करेंगे मूवी के जो यूएसपी पॉइंट्स है उसके ऊपर में। तो यूएसपी पॉइंट्स से बात करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिएगा कि बहुत ज्यादा कोई सुपर हीरोज वाला जो जिस तरीके से मार्वल चला आ रहा था एवेंजर्स एंड गेम के बाद से उस तरीके का कुछ दिखाया जाएगा नहीं, या फिर मल्टीवर्स दिखाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें वो सब चीजें नहीं है। लेकिन जिन जिन मूवीज को इस मूवी से कनेक्ट किया गया है, पहला तो मैं आपको बता चुका हूँ द इनक्रेडिबल हल्क। उसके बाद जो सीरीज जिससे कनेक्ट किया गया फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी के साथ में अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो इस आप समझ गए होंगे कि इस मूवी को कनेक्ट किया जा रहा है द एटर्नल से भी। जी हाँ, जो द एटर्नल्स में एंड में सेलेस्टियल टेमूट का जो आइलैंड निकल के आता है ओशन में, इंडियन ओशन में, तो उसका भी रेफरेंस दे दिया गया है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट पार्ट जो एमसीयू ने किया है इस मूवी के साथ में वो है वो वापस बेसिक्स पे गए हैं। और क्यों गए हैं बेसिक्स वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ पहले जो मूवी की जो यूएसपी पॉइंट्स है जो मुझे लगी। पहला कि इस मूवी में इन्होंने एक नया कैप्टन अमेरिका को स्टैब्लिश किया है, यानी कि सैम विल्सन के कैरेक्टर को, एंथनी मैकाई को
एज ए कैप्टन अमेरिका, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। इसके साथ में रेड हल्क को इंट्रोड्यूस किया गया है मूवी में, जो कि अभी तक एमसीयू में नहीं थे, तो मुझे वो भी काफी अच्छा लगा है। और जिस तरीके से दिखाया गया है वो भी मुझे अच्छा लगा है। हाँ, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हाई थी, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा कम दिखाया गया है रेड हल्क को, बट अच्छा से दिखाया गया है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से दिखाओ। तो इसके लिए ये एक पॉइंट हो गया मेरी यूएसपी इस मूवी को लेके। साथ ही इसमें आइजिया ब्रैडली को जिस तरीके से यूज किया गया है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई उनको भी आगे यूज कर सकते हैं एमसीयू वाले एज सेकंड कैप्टन अमेरिका। और मैं सेकंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सैम विल्सन का जो कैरेक्टर है वो है थर्ड कैप्टन अमेरिका, और स्टीव रोजर्स का जो कैरेक्टर जो क्रिस इवांस ने प्ले किया था वो है फर्स्ट कैप्टन अमेरिका। और इसका रेफरेंस हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी दिया गया था, और ये मूवी में भी रेफरेंस दिया गया है कि सैम का जो कैरेक्टर है वो थर्ड कैप्टन अमेरिका है। और ये तो होगी 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट, इस मूवी में जो एक्स ब्लैक विडो के रोल में जो रूट का कैरेक्टर दिखाया गया है और जो उनके एक्शंस और स्टंट्स दिखाए गए हैं, मुझे वो काफी अच्छे लगे हैं। और मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद से इनको भी जो एवेंजर्स डूम्सडे या एवेंजर्स सीक्रेट वार्स आएगी वहां पे एज ए ब्लैक विडो यूज किया जा सकता है। और वो जो एक्ट्रेस है उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है, सायरा ने। तो आई लव्ड इट। साथ ही जो पांचवा पॉइंट है, जो उसको आप यूएसपी बोल सकते हो, वो है कि इस मूवी में फैल्कन यानी कि न्यू फैल्कन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। और इन पांचों पॉइंट्स के अलावा जो एक सबसे अच्छी पॉइंट मुझे लगी है वो ये कि अभी तक एमसीयू में एडामेंटियम नहीं दिखाया गया था, और इस मूवी में एडामेंटियम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो एमसीयू का जो यूनिवर्स है उसमें आ गया है एडामेंटियम। और अब एक्समैन जो सीरीज है और जो वॉल्वरिन की जो एंट्री एमसीयू की वॉल्वरिन की होगी, तो उसके रास्ते खुल गए हैं। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट नाउ कि हमें जल्दी से एक्समैन और वॉल्वरिन भी देखने को मिले। तो ये था सिक्स्थ यूएसपी पॉइंट। वैसे मैंने आपको पांच का बोला था, बट मैं छठा पॉइंट भी दे दिया आप लोग को। मूवी का जो सिनॉप्सिस है वो पहले मैं एक बताया था। तो मूवी जो है स्टार्ट होती है थोड़ा सा जो प्रेसिडेंट रॉस है उसके कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करती है, जो डॉक्टर स्टर्न्स है उनके कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करती है। और फिर दिखाया जाता है कि जो सरपंच सोसाइटी है उन्होंने एक कोई तो पार्सल है या कोई तो एक कंटेनर है उसको चुरा लिया है, और जिसको छुड़ाने के लिए कैप्टन अमेरिका को भेजा जाता है। और कैप्टन अमेरिका सक्सेस भी हो जाते हैं, और फिर एक सक्सेस पार्टी होती है जहां पे कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन, फैल्कन यानी कि डैनी यानी कि जॉकिन, और साथ ही आइजिया ब्रैडली, ये तीनों को इनवाइट किया जाता है। और वहां पे आपने ट्रेलर में देखा है कि आइजिया ब्रैडली प्रेसिडेंट रॉस के ऊपर गोली चलाते हैं, तो वो सब चीजें होती है। और उसके बाद में इवेंट्स लेती है न्यू टर्न, क्योंकि जो ये पार्टी में इनवाइट किया गया था वहां पे एक बहुत बड़ा समझौता होने वाला था चार देशों के बीच में। ट्रेलर में हमें सिर्फ दो देश दिखाए गए, बट एक्चुअली में चार देश है। और वो चार देश कौन है? यूएसए, जापान, फ्रांस एंड इंडिया। और हमें जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखाया गया है इस मूवी में, उनका लुक भी काफी हद तक नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है इस वक्त, उनसे मिलता जुलता दिखाया गया, तो अच्छा लगा वो चीजें। और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अटैक हो जाता है यहाँ पे, इवेंट जो चल रहा होता है व्हाइट हाउस में। और उसके बाद में ये जो समझौता है उसमें फ्रांस और इंडिया बैकआउट कर जाते हैं, और जापान तो ब्लेम लगा देता है कि जो व्हाइट हाउस है, जो प्रेसिडेंट रोस है, उन्होंने ही अपनी सीआईए को यूज करके पहले तो उन्होंने जापान का जो कंटेनर चोरी करवाया, और फिर उसको कैप्टन अमेरिका को भेज के रेस्क्यू करवाया, और वापस अब दिखावे के लिए, दोस्ती यारी के लिए वो जापान को लौटा रहे हैं। और उस कंटेनर में है क्या? एडामेंटियम उस कंटेनर के अंदर है। तो यही मेन बेस है इस मूवी का। लेकिन क्योंकि आइजिया ब्रैडली तो एक अच्छे इंसान दिखाया गया है, तो उन्होंने क्यों अटैक किया ये नहीं समझा था। इसके ऊपर ही जो प्रेसिडेंट रॉस है वो अपना जो अपने ऑफिसर्स है, सिक्योरिटी ऑफिसर रूट जो कि प्रेसिडेंट की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं। सैम खुद जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो प्रेसिडेंट से बात भी करता है, लेकिन प्रेसिडेंट मना कर देता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन सेम भाई कैप्टन अमेरिका बन गया है, तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करेगा, वही तो कैप्टन अमेरिका करता है। तो वो चीजें अच्छे से दिखाई गई है यहाँ पे।
साथ में जो फैल्कन है वो भी हेल्प करता है। जो न्यू फैल्कन है वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है फैल्कन बनने की, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये दोनों मिलते हैं और चीजें अनरिवील करते हैं और तब पता चलता है कि ये सब चीजों के पीछे डॉक्टर स्टर्न्स है। और डॉक्टर स्टर्न्स को पिछले 16-17 सालों से जनरल रोस ने कैद करके रखा था, उसी का वो बदला लेना चाहता है। लेकिन जो ये रॉस है यानी कि जनरल रॉस, वो रेड हल्क कैसे बने, क्यों बने, ये सब जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि मूवी में एक छोटा सा कैमियो जो रॉस की प्रेटी बेटी बेटी रॉस का है, वो अच्छा लगा मुझे। और आगे मैं चाहूंगा कि हल्क के ऊपर भी एक मूवी बन जाए और वहां पे लिव टाइलर और मार्क रफेलो को देखने को मिले हमें, तो मजा आ जाएगा। और पुराना वो एग्रेसिव वाला जो हल्क है ना वो दिखाए साथ में, तो मजा आएगा। और रेड हल्क तो आ ही गया है, तो रेड हल्क को भी आप वहां पे डाल सकते हो। साथ ही हमारे पास सी हल्क और स्कार भी है, तो मुझे लगता है कि शायद से हल्क एंड दी एजेंट्स ऑफ स्मेस भी ये लोग आगे बना सकते हैं। कुछ कंफर्म नहीं, बट मुझे एक लग रहा है, तो मजा आ जाएगा वो भी देख के। और सेकेंड हाफ में मूवी के यानी कि इंटरवल के बाद में हमें कुछ अच्छे फाइटिंग सीन्स वगैरह देखने को मिले हैं, खासकर एरियल फाइटिंग सीन्स कैप्टन अमेरिका के, क्योंकि ये तो उड़ने वाला कैप्टन अमेरिका है। उसके बाद में एक सीन है जहां पे कैप्टन अमेरिका को यानी कि सैम विल्सन को खुद के ऊपर डाउट होने लगता है और वहां पे बकी बांस एंट्री लेता है थोड़ी सी। जो कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर्स का जो कैप्टन अमेरिका जैसे ज्ञान दिया करता था, मोटिवेट किया करता था लोगों को, वैसे बकी जो है सैम को मोटिवेट करके चला जाता है। जो ये मोटिवेटेड सैम है आगे अपनी लड़ाई जारी रखता है और फाइनली वो स्टर्न्स को रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कैसे करता है, क्या करता है, और रेड हल्क जो जनरल रोस रेड हल्क में कन्वर्ट होते हैं तब क्या इवेंट्स होता है, क्या फाइट्स वगैरह होते हैं, वो सब आपको आप मूवी देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि इन सब चीजों को दर्शाया गया है अच्छे से। जो कैमरा वर्क है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह जो दिया गया है बहुत अच्छे से दिया गया है। और एक्शन सीक्वेंसेस को अच्छे से फिल्माया गया है, तो वो मुझे मजा आ गया देख के। और ओवरऑल मूवी की बात करूं तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो मत रखो, क्योंकि इस मूवी के लिए मार्वल्स जो अपने बेसिक्स में चला गया है। जिस तरीके से कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, आयरन मैन पार्ट वन और थोर पार्ट वन जो मूवीज आई थी जहां पर कैरेक्टर सेटअप किया गया था, उसी तरीके से ये मूवी है जहां पर कैरेक्टर्स का सेटअप हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब कैरेक्टर सेटअप हो रहे हैं तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो मूवी से। क्यों? क्योंकि एक नेक्स्ट जो भी फ्यूचर में मूवीज आएगी उनके लिए सेटअप किया जा रहा है। तो ओवरऑल इस मूवी में ज्यादा सुपर पावर्स नहीं दिखाए गए हैं, उल्टे ये दिखाया गया है कि एक जो ह्यूमन है वो विदाउट एनी सुपर सोल्जर सीरम, विदाउट एनी सुपर पावर्स भी एक सुपर हीरो बन सकता है, अपने दिमाग के और अपने जो जमीर है उनका इस्तेमाल करके। जो कि मुझे अच्छा लगा ये फॉर्मूला। और ओवरऑल ये मूवी सब देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी आर रेटेड लेवल का एक्शन नहीं है, तो बच्चे वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं बोलूंगा, वो जो फालतू का जो कॉमेडी सीन्स या जो ह्यूमर डाल दिया कर रही थी एमसीयू में मूवीज में, तो वो चीजें नहीं है। जैसे कि हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा, या फिर जो अपना गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का जो थर्ड पार्ट आया था उसमें देखा, तो उस तरीके की फालतू जोक्स वगैरह नहीं है, फालतू कॉमेडी नहीं है। तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस मूवी की, और ये मूवी हर कोई देख सकता है, एवरीवन कैन वॉच इट। एंड ओवरऑल मैं इस मूवी को 7 स्टार दूंगा आउट ऑफ 10। और आप कुछ सोचोगे कि जब मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ कि तभी भी 7 क्यों दे रहा हूँ, तो 7 देने का रीजन है मेरा कि इन्होंने रेड हल्क को उतने अच्छे से यूज नहीं किया, लेकिन ये रेड हल्क के लिए भी करेक्टर कैरेक्टर सेटअप आप बोल सकते हो वैसा है। और उसके बाद में जो दो विलेंस दिखाए गए, डॉक्टर स्टर्न्स और साथ ही जो साइड विंडो दिखाया गया, उन लोग को उतने अच्छे से यूज किया नहीं गया इस मूवी में जितने तरीके से यूज किया जा सकता था। बट मार्वल इनको आगे अच्छे से यूज करे ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बट क्योंकि इसमें यूटिलाइजेशन कम है तो ये भी एक रीजन है। और इसी के साथ में जो हमें एमूट आइलैंड दिखाया गया है यानी कि सेलेस्टियल आइलैंड दिखाया गया है, तो उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं गया है मूवी का। जो फर्स्ट हाफ में फोकस रहा है, सेकंड हाफ पे खाली कुछ एक्शन सीन्स के टाइम पे फोकस रहा है, फिर फोकस जो है थोड़ा इधर उधर जा रहा है। और मेन फोकस जा रहा है
जनरल रॉस और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर में। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे लाइक सही नहीं लगी, तो इसके वजह से भी एक स्टार कट कर रहा हूँ। और इसी के साथ में दो एक्टर्स हमें एक बार फिर से दिखे इस मूवी में कैमियो करते हुए। पहला है लिव टाइलर। लिव टाइलर ने द इनक्रेडिबल हल्क में जो जनरल रॉस है उसकी प्रेटी बेटी बेट्टी रोज का रोल प्ले किया था, और इस मूवी में भी वो 2008 के बाद फर्स्ट टाइम एमसीयू में दिखी है वही रोल को वापस से प्ले करते हुए। एक छोटा सा कैमियो है, बट यही एक स्पॉइलर है आप मान लीजिए। और इसी के साथ में हमें विंटर सोल्जर भी दिख रहे हैं, लेकिन वो विंटर सोल्जर के अवतार में नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ सेबेस्टियन स्टैन की। और क्योंकि ये मूवी जो है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो सीरीज आई थी उसके बाद का कंटिन्यूएशन है, तो इसके लिए उनका भी एक छोटा सा कैमियो इस मूवी में रखा गया है। मूवी तो ओवरऑल अच्छी है, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस में इस मूवी का बुरा हाल होगा। और उसकी वजह ये है कि आप देखिए, आपकी स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, बुक माई शो पे जब मैं सर्च करने जा रहा था तो इस मूवी के ज्यादा शोज लगे ही नहीं है किसी भी मल्टीप्लेक्स में। हार्डली दिन में 2 या 3 शो, वो भी सैटरडे के दिन लगे थे। और संडे के दिन तो कुछ कुछ मल्टीप्लेक्स ने उन शोज में से भी 1 या 2 शो कम करके छावा पे ट्रांसफर कर दिया है। तो जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहां पे सब छावा छाया हुआ है, और इसके वजह से इस मूवी का हाइप इंडिया में नहीं है उतना। तो बॉक्स ऑफिस में तो अच्छा खासा नुकसान होगा, जैसा कि हमने नवंबर में दिवाली पर देखा था, जब सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 और लकी भास्कर आई थी, तभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि काफी नुकसान हुआ था बॉक्स ऑफिस तीनों ही मूवीज को। तो दिस वाज माय ओवरऑल रेटिंग ऑफ दिस मूवी। तो जाइए आप लोग भी थिएटर्स में मूवी देखिए, क्योंकि मूवी का मजा थिएटर में ही आएगा। बस जाते जाते एक बात बता दूं, मैंने ये मूवी 3D में देखी है। और 3D में मैं ये तो नहीं बोलूंगा मूवी कुछ डार्क थीम की है, बट वो जो कुछ कुछ सीन्स थोड़े अंधेरे में है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि मतलब कम दिख रहा है बिकॉज ज्यादा अंधेरा हो जाता है। बट ओवरऑल जो मूवी का जो 3D क्वालिटी है ना, मजा आ जाता है। जो भी फाइट सीन्स वगैरह है, जैसे सील जब फेंक रहा है कैप्टन, तो लगेगा आपके ऊपर ही आ रही है कुछ नाइफ, चाकू के फाइट सीन से जो चाकू वगैरह फेंके जा रहे हैं, तो आपको लगेगा आपकी तरफ आ रही, बुलेट्स वगैरह चल रहे तो आपको लगेगा आपकी तरफ आ रही। इतनी अच्छी क्वालिटी की 3D दी गई, तो मजा आ गया वो 3D वगैरह देख के। तो ओवरऑल इट्स ए गुड मूवी। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी छावा की मूवी रिव्यू के साथ में, तो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। कोई रोकेगा नहीं आपको हमारी वीडियोस देखने से। और इसी के साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो में क्या खास लगा। और अगर आपने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी देख ली है तो बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे जानना है आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, सबका व्यूज जानना चाहिए, राइट। तो अब इस वीडियो में को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो अब मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, सायोनारा, सी यू सून।